हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के इतिहास में पाठ 2 देख लेते हैं। पाठ का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसमें हम लोग पहले वैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क 1861, ख 1862, ग 1865, ख 1864। हमारे इसमें सही है क 1861। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? क पीने का बर्तन, ख पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ग रूस का सामान, घ रूस का सम्राट। जो हमारे इसमें सही है घ रूस का सम्राट। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क इंग्लैंड, ख जर्मनी, ग इटली, घ रूस। जो हमारे इसमें सही है ख जर्मनी। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? क रूस, ख जापान, ग चीन, ख क्यूबा। जो हमारे इसमें सही है क रूस। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? क लुई ब्लांक, ख सेंट साइमन, ग कार्ल मार्क्स, घ रॉबर्ट ओवन। जो हमारे इसमें सही है ग कार्ल मार्क्स। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? क कार्ल मार्क्स, ख टॉलस्टॉय, ग दोस्तोयेव्स्की, ख एंजल। जो हमारे इसमें सही है टॉलस्टॉय। आइए हम लोग सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? क फरवरी 1947, ख नवंबर 1917, ग अप्रैल 1917, ख अक्टूबर 1905। जो हमारे इसमें सही है नवंबर 1917। आइए हम लोग आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? क कार्ल मार्क्स, ख स्टालिन, ख ट्रॉट्स्की, ख करेंस्की। जो हमारे इसमें सही है ट्रॉट्स्की। हम लोग नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? क 1921, ख 1922, ख 1923, ख 1924। जो हमारे इसमें सही है घ 1924। आइए हम लोग 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? क रूस और इटली, ख रूस और फ्रांस, ख रूस और इंग्लैंड, ख रूस और जर्मनी। जो इसमें सही है घ रूस और जर्मनी। हम लोग रिक्त स्थान देखे, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे। इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं। रूस की क्रांति के समय खाली स्थान था, तो इसमें हमारा जो है कि जार निकोलस भराएगा। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व खाली स्थान ने किया था, जो हमारे इस खाली स्थान में लेनिन भराएगा। हम लोग तीसरा देख लेते हैं। नई आर्थिक नीति खाली स्थान में लागू हुआ था, जो हमारे इसमें 1921 भराएगा। हम लोग चौथा देख लेते हैं। रॉबर्ट ओवन खाली स्थान का निवासी था, हमारे जो इस खाली स्थान ब्रिटेन भराएगा। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक खाली स्थान को माना जाता है, जो हमारे इसमें कार्ल मार्क्स भराएगा। हम लोग अब जो है कि मिलान देख लेते हैं। निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। समूह अ में 1 नंबर में दास कैपिटल, 2 नंबर में चेका, 3 नंबर में नई आर्थिक नीति, 4 नंबर में कार्ल मार्क्स की मृत्यु, 5 नंबर में स्टालिन की मृत्यु। और दूसरे समूह में ब में 1953, कार्ल मार्क्स, 1883, गुप्त पुलिस संगठन, लेनिन। हम लोग मिलान करते हैं। पहला का ख होगा, दूसरा का घ होगा, तीसरा का अंग होगा, चौथा का ग होगा और पांचवा का क होगा। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूंजीवाद क्या है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है। इसमें व्यक्तिगत पूंजी को बढ़ावा दिया जाता है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। खूनी रविवार क्या है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। 9 जनवरी 1905 ईस्वी दिन रविवार को जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस घटना को ही खूनी रविवार कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। रूस में 1917 अक्टूबर में हुए महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति से पूर्व रूस की किसानों की स्थिति कैसी थी? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय थी। वे बहुत से करों से दबे हुए थे। अब हम लोग जो है कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, जिसका उत्तर 60 शब्दों में देना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला कारण देख लेते हैं। जार की निरंकुशता। रूस का शासन जार बहुत ही निरंकुश एवं अयोग्य शासक था। उसका स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, जिससे वहां के जनता की स्थिति खराब होती जा रही थी, जिसके कारण वहां के लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो रही थी, जो क्रांति की तरफ बढ़ रही थी। हम लोग दूसरा कारण देख लेते हैं। कृषकों की दयनीय स्थिति। किसानों पर नए नए कर लगाकर जार अधिक राशि इकट्ठा करना चाहता था, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती चली गई, जो आगे चलकर क्रांति को जन्म दिया। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। रूस का शासक जार बहुत ही निरंकुश
निरंकुश एवं महत्वाकांक्षी था। वह अपना खजाना भरने के लिए कई प्रकार के कर जनता पर लगाता था। रूस में प्रमुख रूप से स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त वहाँ फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियां के लोग भी रहते थे। वे अलग अलग भाषा बोलते थे तथा उनके रीति रिवाज भिन्न भिन्न था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक पर जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान हो गए थे। जार निकोलस द्वितीय चाहता था कि देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को महत्व दे तथा रूसी भाषा एवं संस्कृति को अपनाए। वह उन पर जबरदस्ती थोपना चाहता था, जिससे वहाँ के अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और 1868 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो जाति ने विद्रोह कर दिया, जिससे जार निकोलस द्वितीय ने निर्दयता पूर्वक उसका दमन कर दिया। इससे रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने एंगल के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों की संपत्ति को राजकीय घोषित किया गया तथा बड़े बड़े जमींदारों की जमीन छीन ली गई और उसे किसानों को दे दिया गया। उनसे निश्चित समय पर कुछ अतिरिक्त उत्पादन राज्य को सौंपना था। सभी व्यापारिक वस्तुओं पर राज्य का अधिकार हो गया। समाज में उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग को समाप्त कर दिया गया। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। लेनिन एक सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह देखा कि अभी के समय में पूरी तरह से पूंजीवाद एवं समाजवाद से टकराना संभव नहीं है। अतः उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों को भी जगह दी ताकि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच संतुलन बना रहे। अतः उसमें किसानों अपने हिस्से के उत्पादन का मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। उसमें कुछ हद तक व्यक्तिगत संपत्ति को भी मान्यता मिली। 20 से कम कारीगर वाले कंपनियों को भी चलाने को मान्यता मिल गई। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना, क्योंकि युद्ध में बहुत से किसान सैनिक भी भेजे गए थे। इस युद्ध के कारण वहां अनाज की कमी हो गई, जिसके कारण किसानों में विद्रोह की भावना भड़की। इसके साथ साथ इस युद्ध में लगभग 20 लाख सैनिक मारे गए और 50 लाख सैनिक घायल हुए। इसके कारण सैनिकों का मनोबल भी गिरा हुआ था। सैनिकों ने किसानों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया, जिससे क्रांति की आग तेजी से फैली। अब हम लोग दूसरी प्रश्न देख लेते हैं। इसका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार रूस की क्रांति के बीज बो दिया, क्योंकि युद्ध में हार के बाद किसानों एवं सेनाओं की स्थिति खराब हो गई थी। इस कारण दोनों ने मिलकर क्रांति शुरू कर दिया। हम लोग खुद देख लेते हैं। निरंकुशवादी शासन। जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुशवादी शासक था। वह केवल अपने स्वार्थ में मग्न था, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था। नए नए करों से जनता की स्थिति और खराब हो गई, जो क्रांति को जन्म दिया। हम लोग गौर देख लेते हैं। औद्योगिकरण की समस्या। रूस के पास अपनी राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था और यहाँ औद्योगिकरण के लिए राज्य विदेशी पूंजी पर निर्भर थी। विदेशी पूंजीपति लोगों का अधिक शोषण करते थे। वे सभी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे चारों तरफ समाज में असंतोष था। हम लोग बहुत देखते थे रूसीकरण की नीति। रूस में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते थे। जार निकोलस द्वितीय वे विभिन्नताओं का ख्याल न करते हुए देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया, जिससे जनता में खास तौर पर पालो जाति में राजतंत्र के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। हम लोग अंग देख लेते हैं। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशों में होने वाली विभिन्न प्रकार के क्रांतिक घटनाओं से भी रूस अछूता नहीं रहा। हम लोग चौदह देखते हैं। मार्क्सवाद के विचार का प्रभाव। रूस में मार्क्सवाद के विचार भी क्रांति के लिए बहुत ही उत्तरदायी है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। नई आर्थिक नीति समाजवादी एवं मार्क्सवादी दोनों के सिद्धांतों के बीच का रास्ता है, क्योंकि उस समय दोनों विचारों से टकराना संभव नहीं है। इसलिए उसने नई आर्थिक नीति लाई, जो इस प्रकार है। किसानों पर एक निश्चित कर लगाना। नई आर्थिक नीति किसानों से अनाज लेने की जगह एक निश्चित कर लगाया गया, जिससे किसान बचे हुए अनाज का कुछ भी कर सकता था। हम लोग अगला देख लेते हैं। जमीन का मालिक किसान
नुकसान हो गया। नई आर्थिक नीति के कारण सैद्धांतिक रूप से जमीन का मालिक राज्य था, लेकिन व्यवहारिक रूप से जमीन किसानों के अधीन हो गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग धंधों को चलाने का व्यक्तिगत अधिकार। नई आर्थिक नीति से 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग धंधे को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण। नई आर्थिक नीति में उद्योग धंधों का विकेंद्रीकरण कर दिया। इसमें निर्णय लेने और क्रियान्वयन के बारे में कई इकाइयों को छूट दी गई। विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा। नई आर्थिक नीति में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। कई स्तरों पर बैंक खोले गए। नई आर्थिक नीति में बैंक खोलने को बढ़ावा दिया गया और तेजी से विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति एवं जीवन बीमा खोला गया। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। हम लोग उत्तर देते हैं। रूस की क्रांति का वहाँ के समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। सर्वहारा वर्ग का उदय में इस क्रांति के पश्चात श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग की रूस में उदय हुआ, जिससे समाज में अन्य प्रकार की क्रांति को बल मिला। हम लोग ख देखते हैं। दो प्रकार के विचारों का उदय। रूस की क्रांति के बाद विश्व समाज दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया, जिसमें एक तरफ साम्यवादी विचारधारा, दूसरे तरफ पूंजीवादी विचारधारा ने अपना प्रभाव डाला। हम लोग ग देखते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत। रूस की क्रांति के पश्चात शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। सोवियत रूस एवं पूंजीवादी देशों के बीच शस्त्र इकट्ठा करने की होड़ लग गई। हम लोग घ देखते हैं। नवीन साम्यवादी विचारधाराओं का जन्म। रूस की क्रांति के बाद वहां नई साम्यवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। इसमें नई सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म हुआ। हम लोग अंग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव की शुरुआत। रूस की क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को जन्म दिया, क्योंकि पूंजीवाद विचारधारक विश्व साम्यवाद को खतरा मानते थे। पूंजीवादी साम्यवादी विचारधारा को रोकना चाहते थे। हम लोग च देखते हैं। शासन पर श्रमिक वर्ग एवं किसानों का प्रभाव। औद्योगिकरण के कारण तेजी से श्रमिक वर्ग का विकास हुआ, जिससे ये शासन में हस्तक्षेप करने लगे। इसके साथ साथ किसानों के प्रभाव से भी शासन अछूता नहीं रहा। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियन नगर में सन 5 मई 1818 ईस्वी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। वे एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। मार्क्स हेगल के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने 1843 में बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। मार्क्स ने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। 1844 ईस्वी में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल से हुआ। वे एंगल के विचारों एवं रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए। मार्क्स ने श्रमिक के कष्टों एवं उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार एवं अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने एंगल्स के साथ मिलकर 1948 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणापत्र प्रकाशित किया था, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता था। इस घोषणापत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। मार्क्स के कुछ सिद्धांत जो इस प्रकार हैं। इसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। हम लोग उत्तर देखते हैं। यूटोपियन समाजवादियों के विचार जो इस प्रकार हैं। सेंट साइमन वे प्रथम यूटोपियन समाजवादी एवं फ्रांसीसी विचारक थे, जिसने समाज में निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किए। उन्होंने बताया कि लोगों को एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम लोग अगला विचार देख लेते हैं। चार्ल्स फोरिपर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगरों, कस्बों एवं गाँव में काम करना चाहिए। हम लोग अगला देख लेते हैं। लुई ला फ्रांसीसी, ये एक यूरोपियन चिंतक थे। लुई फ्रांसीसी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थी जिसने राजनीति में हिस्सा लिया। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। हम लोग अगला विचार देखते हैं। रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश उद्योगपति थे। वे साथ ही साथ जो यूटोपियन चिंतक भी थे। उनका मानना था श्रमिकों के हालत में सुधार करके लाभ को बढ़ाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।